हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इन दिनों किताबें में ऑडियो बुक्स सुन रहे हैं। मुझे जान चाहिए। आज पेश है इसका 7वां भाग। दरो दीवार पर हसरत की नज़र। वर्षा जब मिस कात्याल की बंगलियां तक पहुंची तो भावनात्मक सन्निपात की स्थिति में थी। इन 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो दिव्या जी इस निर्णय तक पहुंची। घंटी के बटन पर उसका स्पर्श हमेशा की तरह नाजुक उमंग भरा नहीं बल्कि विचलित व्यग्र था। कमजोरी की लहर पांवों में ऊपर से नीचे तक उतरती चली गई। लगा चक्कर आ जाएगा। उसने दीवार से टेक लगा ली। माथे पर पसीने की नमी आ गई थी। दरवाजा खुला। वर्षा जिस स्थिति में थी उससे मिस कात्याल पल भर को सहम गई। वर्षा ने क्रमशः बूझती जाती निगाह से वह चिर परिचित चेहरा देखा। हिलक कर बोली, कह दो कि यह झूठ है, कह दो कि यहाँ से नहीं जाओगी। अच्छा, तुम अंदर तो आओ। स्वर में हड़बड़ाहट थी, जैसे मन ही मन तय किया जा रहा हो कि वर्षा के साथ कैसा निर्वाह करना है। वर्षा ने दहलीज पे पांव रखा और यकाएक उनसे लिपटते हुए बिलख पड़ी, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। वह जैसे उन्माद में बार बार उनका माथा, आंखें कपोल व होठ चूम रही थी और प्रलाप सा किए जा रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे मझधार में मत छोड़ो। दरवाजा अटकाते हुए एक बांह का सहारा दे मिस कात्याल उसे बेडरूम में ले आई। कंधे पे हाथ रख बिस्तर पे बिठाते हुए कहा, तुम चुप हो तो मैं बताती हूँ। वह अभी उसके बगल में बैठने का उपक्रम कर ही रही थी कि वर्षा सहसा तड़प कर उठी। फर्श पर घुटनों के बल बैठते हुए उनके पांव में गोद में ले उन पर चुंबनों की बौछार करने लगी। मैं यहाँ एक दिन नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। तुम जिस गाड़ी से जाओगी मैं उसी के नीचे कट जाऊंगी। वर्षा ऐसे नहीं करते। उसे उठाने की कोशिश करते हुए उन्होंने विह्वल स्वर में कहा। वर्षा रुक गई। आंखों से बहते अविरल आंसुओं के बीच उन्हें आरोप भरी दृष्टि से देखा। ऐसे छोड़कर जाना था तो पास क्यों आने दिया, दुत्कार के भगा देती। जब तक तुम रोना बंद नहीं करोगी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अपने प्रति वर्षा के लगाव को जानने के बावजूद उसका ऐसा व्यवहार उनके लिए अप्रत्याशित था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपका समय नष्ट किया, हो सके तो क्षमा कर दे। दुपट्टे के कोने से आंसू पोंछते हुए और फिर भी सिसकते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ी। मिस कात्याल अभी तक उसे चुपचाप देखे जा रही थी। जब उसने दरवाजे के बाहर पहला कदम रखा तो उनका स्थिर स्वर सुनाई दिया, वर्षा चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ। वर्षा ठिठकी और अंदर की पीड़ा की प्रतिछाया आंखों में लाते हुए उनकी ओर देखा। सिसकियों के बीच अटकते हुए बोली, अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दोगी और डांटोगी भी। मिस कात्याल ने अपनी बाहें फैला दी। वर्षा पल भर रुकी रही, फिर दौड़कर आई, उनकी बाहों में सिमट मुंह उनके वक्ष में छुपा लिया। मिस कात्याल कुछ क्षण उसके बालों में उंगलियां घुमाती रही, फिर आहिस्ता से कहा, 2 दिन पहले माँ की चिट्ठी आई थी, प्रशांत ने ब्याह कर लिया है। वर्षा की सांस ठहर गई। सुहासिनी सन्याल से? प्रशांत के परिवार ने यह संबंध स्वीकार कर लिया है। वर्षा ने तनिक मुंह उठाकर देखा। उनकी आंखें डबडबाई थी और देखते देखते 2 गीली रेखाएं कपोलों पे बन गई। उन्होंने तुरंत उन्हें पोंछा, पर कुछ पलों में लकीरें फिर उभर आईं। कुछ क्षणों के लिए वर्षा अपनी सर्वग्रासी पीड़ा भूल गई और उसकी सारी चेतना इस नए मोड़ पर केंद्रित हो गई। धुंधली याद आई कि दरवाजा खुलने पर उनका चेहरा उतरा हुआ सा था। शादी की टाइमिंग के लिए मैं प्रशांत की आभारी हूँ। उनके दुखी स्वर में करवाहट की रंगत थी। लखनऊ से मेरे दूसरे साल की छुट्टी इस सत्र के साथ खत्म हो जाएगी। यहाँ के मैनेजमेंट ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि नए टीचर की नियुक्ति के लिए उन्हें पर्याप्त समय दूं? वर्षा सीधी हुई। अपने दुपट्टे के छोर से उनकी अश्रु रेखा पोंछी। वे छलछलाई आंखों से उसे देख रही थी। तुम्हें भी इस बात का एहसास तो होगा ही कि तुम्हें छोड़कर जाने से मुझे कितनी चोट पहुंचेगी। मैं इस बारे में सबसे पहले तुम्हें ही बताना चाहती थी, पर पिछले दिनों तुमसे मिलना नहीं हुआ। परसों शाम अचानक डॉक्टर सिंहल ने बताया कि मैनेजमेंट मुझे 250 महीने के भत्ते के साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज की सारी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता है। तब मुझे उनसे कहना ही पड़ा। वर्षा ने गहरी सांस खींची, होठ काटकर भीतर की तरलता को रोका। मिस कात्याल ने मेज से लिफाफा उठाकर माँ का पत्र दिखाया। 10 पन्ने थे। तुमने अपने जीवन के 2 वर्ष नष्ट किए। तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है, पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं बुढ़ापे में सिर्फ यह संतोष पाना चाहती हूँ कि दिव्या सुखी है। तुमने एक रिश्ते पर 2 साल का दांव लगा दिया। अब तो घर वापस आ जाओ। मैं वादा करती हूँ भविष्य के लिए तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। तुम जैसे रहना चाहो रहो, पर मेरे पास रहो। मेरे पास जीने को अब अधिक समय नहीं है। वर्षा चिट्ठी गोद में रखे संज्ञा सुन बैठी थी। समय उनके लिए जैसे थम गया था। आंसू बहते बहते सूख चुके थे। क्या सचमुच वह जीवित है? हाँ, है तो। वह यह कमरा देख रही है, बिस्तर, मेज और तस्वीरें पहचान रही है। खिड़की का पर्दा डोल रहा है। आम के पेड़ की टहनियां दिखाई दे रही हैं।
2.5-3 महीने बाद यहाँ किसी का अनपहचाना सामना होगा। इस घर में कोई और व्यक्ति रहेगा। वह गेट के सामने से गुजरती हुई पल भर को ठिठक जाया करेगी। मन की चुभन के साथ जिन्हें याद करेगी वह किसी दूसरे शहर में होंगी, अपनी दुनिया में व्यस्त। तो जगहों के साथ आसंग इस तरह बनते हैं। आज पहली बार उसने इस डंक के जहरीलेपन को समझा जिससे छटपटाकर दिव्या ने अपना शहर छोड़ा होगा। वर्षा, कहाँ हो तुम? वह उसके सामने कॉफी का मग बढ़ाए खड़ी थी। उसने निर्जीव हाथों से मग थाम लिया। देखो, डॉक्टर सिंहल से तुम्हारे बारे में बात हो गई है। वह उसकी बगल में बैठ गई। ग्रेजुएशन के बाद तुम बीएड में दाखिला ले लो। कॉलेज से तुम्हें 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी, साथ में ट्यूशन भी जारी रखो। ट्रेंड होने पर तुम यहीं जूनियर स्कूल में टीचर हो जाओगी और उनके हॉस्टल की वार्डन भी। वर्षा वैसी ही सुनी निगाहों से सामने देखती रही। अब सवाल है तुम्हारा अगला साल बिताने का। तो दशहरे, क्रिसमस और होली की 3 छुट्टियां हैं। तुम मेरे पास लखनऊ आओगी और हम वहाँ नाटक करेंगे। मैंने बताया था हमारा पुराना ग्रुप है, तुम्हें उन लोगों के साथ अच्छा लगेगा। दिव्या ने वर्षा की ओर देखा। वह वैसे ही निश्चल बैठी थी। कुछ देर चुप्पी छाई रही। दिव्या के सामने दिव्या के लिए मौन एक आयामी है। उसकी सतह पर वह अपने आत्ममंथन की प्रतिछवि तो देख ही सकती थी, पर वर्षा के भीतर कैसा हाहाकार चल रहा है यह जानने का कोई रास्ता न था। मुझ पर इतना गुस्सा मत करो वर्षा, मैं पहले ही बहुत जख्मी हूँ। कहते कहते उनकी आवाज़ रुंध गई। वर्षा की देह में स्पंदन हुआ, पलकें झपकी। नहीं, आपका क्या दोष, मेरा नसीब ही ऐसा है। मैं सचमुच अभिशप्त हूँ। वह एकाएक उठ खड़ी हुई। दिव्या ने कोशिश की पर वह रुकी नहीं। उन्होंने शाम को आने कहा तो उसने वैसे ही आत्मलीन सिर हिला दिया। यह खोयापन कुछ क्षणों के लिए ही विलुप्त हुआ, जब उसे गेट के बाहर से मुड़कर आखिरी बार उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कि हंसनी द्वारा टूटे हुए कमल के डंठल से उसके तंतु खींचे जा रहे हों। वर्षा शाम को नहीं आई। दिव्या को छटपटाहट हुई। सोचा चपरासी को भेजे। फिर मन को कड़ा किया, उसे अपने दर्द के साथ अकेले रहने दो, तभी तो अस्वीकार आहिस्ता आहिस्ता उसकी व्यवस्था में जज्ब होगा। सुबह 6 बजे फोन की घंटी बजी। रात भर करवटें बदलने के बाद अभी ही हल्की सी झपकी आई थी। थोड़ा अटपटा भी लगा। इस समय कभी कभी माँ का फोन आता था, पर चिट्ठी आने के बाद फोन की क्या जरूरत। शायद माँ आश्वस्त होना चाहती हूँ कि दिव्या ने प्रशांत के विवाह की खबर को सह लिया है या नहीं। उसने रिसीवर उठाया। डॉक्टर सिंहल का स्वर था। दिव्या के पाँवों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। इस लड़की ने वंश के कितने कीर्तिमान तोड़ दिए। शर्मा जी ठंडी सांस लेकर अस्पष्ट स्वर में बोले। वर्षा ने पिछली रात खाना नहीं खाया था। परिवार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। माता पिता का विचार था कि अपनी काली मनस्थिति के चलते वह परपीड़न तथा आत्मपीड़न के रंगारंग कर्तव्य दिखाती रहती है। यों भी अनमोल भूषण प्रकरण के बाद जन्मदाताओं से वर्षा की बोलचाल लगभग बंद थी। रात के 8-1 बजे जब वर्षा ने अपने कमरे में धतूरे के बीज खाए तो वह बिल्कुल शांत थी। संसार त्याग का निर्णय ले लेने के बाद के इस 8 घंटों में उसने अपने को मोह माया के बंधनों से आज़ाद कर लिया था। उसे इस बात का भी दुख नहीं था कि अभी तक कोई ऐसा सामाजिक समारोह नहीं हुआ जिसमें वह वर्षा वशिष्ठ की असली पसंद वाली कांजीवरम साड़ी पहन सके। यह दुनिया मेरे योग्य नहीं है, उसने फुसफुसाकर अपने आप से कहा। उसे अफसोस था तो सिर्फ यही कि अब वह रंगमंच पर एंट्री नहीं ले पाएगी। गंधारी, चारुलता और वसंत सेना जैसी भूमिकाएं उसके चरित्र निरूपण से आलोकित हुए बिना यहीं छूट जाएंगी। बहुत बड़ी मुक्ति यह थी कि इस घर की चारदीवारी और इस नगर की सीमा रेखा में सांस लेने की व्यवस्था अब खत्म हो रही है। जो जहाँ है सुखी रहे, मैं तो चली। उसने दर्प से सोचा और कागज पर लिखने लगी। अपनी मृत्यु के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। जिस तरह बेहद सतर्क खूनी अपराधी स्थल पर कोई न कोई सुराग छूट जाता है, उसी तरह बहुत चौकस रहने के बावजूद वर्षा से एक छोटी सी गलती हो ही गई। वह कमरे की रोशनी बुझाना भूल गई। दोपहर के लगभग 12 बजे वर्षा को होश आया। डॉक्टर सिंहल ने पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर ली थी। उसने मामले को रफा दफा करने का आश्वासन दिया था। इंटेंसिव केयर यूनिट की सफ़ेद दीवार की पृष्ठभूमि में सफ़ेद तकिए पर सिर रखे और सफ़ेद चादर से गले तक ढकी वर्षा दिव्या को बहुत दिनों तक हंट करती रही। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था, जैसे देह का अधिकांश रक्त निकाल लिया गया हो। आंखें बिल्कुल रीति, उनमें कोई भाव नहीं आ रहा था। वह किंचित असमंजस में लगती थी कि कौन है, कहाँ है, क्यों है। दिव्या की पहली चाह यह हुई कि उसे जोर से अपनी बाहें में भींचकर हिचकी ले लेकर रोए। उसने मुश्किल से अपने को नियंत्रण में रखा। कुछ ही पलों बाद वर्षा ने जैसे तंद्रा से आंखें मूंद ली। डॉक्टर के संकेत पर दिव्या के अलावा सब बाहर चले गए। बगल की कुर्सी पर दिव्या निश्चल बैठी रही। कभी कभी अपने बहुत प्रिय व्यक्ति को भी हम कितना कम जानते हैं, उन्होंने सोचा। पिछले दिनों जब वर्षा उनके घर से निकली थी, तब क्या वह सपने में भी सोच सकती थी कि उसके भीतर कैसा विनाशी तांडव चल रहा है। वर्षा अपने प्रयास में असफल जरूर हुई, लेकिन इसके बाद वह पीड़ा नियंत्रण में अधिक सक्षम होती चली गई। बात बात के लिए दिव्या के स्पर्श से सांत्वना पाने की जरूरत कम होने लगी थी। इसके विपरीत दिव्या अपराध बोध से भर गई।
अगर उनका यह एहसास अस्थायी भाव न बना तो इसका कारण वर्षा की प्रतिक्रिया थी। भूल मेरी है, तुम्हारे ऊपर मेरी भावनात्मक निर्भरता बहुत बढ़ गई थी। मुझे यह समझना चाहिए था कि अपना अपना बोझ अकेले ढोने के लिए हर कोई अभिशप्त है। वर्षा के ऐसे यथार्थपरक चिंतन के बावजूद दिव्या ने लखनऊ के कॉलेज 1 साल की छुट्टी और ले ली। जब वर्षा को मालूम हुआ तो उसने प्रतिरोध किया। तुमने 2 साल एक गलत रास्ते के लिए गंवाए हैं, अपना और 1 साल बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं न सिर्फ जिंदा रहूंगी बल्कि तुम्हारे वियोग में मोटी होकर भी दिखा दूंगी। दिव्या ने उदासी की छाया में उसकी हंसने की कोशिश लक्ष्य की। उसके हाथ पर हाथ रख नर्म स्वर में कहा, अब तुम मेरी जितनी अंतरंग हो उतना कोई भी समलिंगी व्यक्ति नहीं हुआ है, इसलिए यह 1 वर्ष मेरे इस अनुपम रिश्ते को समर्पित है। इस बीच मैं अपनी अधूरी थीसिस को भी पूरा कर लूंगी। यह मेरा दूसरा लाभ है, मैं तुम्हारे लिए त्याग नहीं कर रही, यह मेरी अपनी जरूरत है। घर और बाहर इस प्रकरण की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। माता पिता इसका तात्कालिक कारण नहीं समझ पाए। अगर यह बिजनौर वाले संबंध के दबाव का विरोध था तो इसके लिए देर हो चुकी थी। इससे तो इतना जरूर स्पष्ट हुआ कि वर्षा का जीवनगत दृष्टिकोण चौवन सुल्तानगंज के लगातार प्रतिकूल होता जा रहा है। झिल्ली स्वतंत्र मत के लिए छोटी थी, लेकिन किशोर ने माँ बाप के विरुद्ध स्टैंड लेने का साहस दिखाया। तुम लोग एक कलाकार के दिल को ठेस पहुंचाते हो। मोहल्ले ने इस कांड के साथ दुहेजू के संग ब्याह की जबरदस्ती को जोड़ा। डॉक्टर सिंघल इत्यादि की भी ऐसी मान्यता थी। न मांगी गई काफी हमदर्दी वर्षा के आंचल में आ गई। वर्षा के साथ इस हादसे का कोई रेशा दिव्या से जुड़ा है, यह बात उन लोगों के अलावा कोई और नहीं जान पाया। अन्यथा मिश्रेला डिग्री कॉलेज के स्टाफ रूम में प्रोफेसर उप्रेती की कानाफूसी बहुत रंग लाती। सिलबिल कहाँ गई थी? जब अशक्त सी वर्षा किशोर का सहारा ले आंगन की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो अपनी बटन से आंखें हिलाते हुए अनुष्टुप ने पूछा, होपलेस केस। अप्रैल मध्य तक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हो चुकी थी। उसे हमेशा अच्छी द्वितीय श्रेणी मिलती आई थी, अंक लगभग 50%। इस बार भी ऐसी ही संभावना थी, न इससे कम न इससे ज्यादा। चौवन सुल्तानगंज में गर्मी की छुट्टियां बिताने के जिस आतंक से वह महीनों से सहमी हुई थी उसका समाधान भी निकाल लिया गया था। 16 अप्रैल से 31 मई तक उसे पुस्तकालय के पुनर्गठन में मदद देनी थी। जूनियर स्कूल की पुस्तकालय शाखा उसकी अपनी इमारत में जा रही थी। वर्षा को बड़े पुस्तकालय से किशोरोपयोगी पुस्तकें छांटनी थी और लगभग 50 प्रकाशन सूचियों से ऐसे किताबों के नाम नोट करने थे जिनकी खरीद और आदेश दिए जा सके। 350 रुपये पारिश्रमिक बताया गया था। वर्षा प्रमोदित थी। 1.5 महीना भी कट जाएगा, किताबें भी पढ़ने को मिलेंगी और पैसे भी। मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं, उसने डॉक्टर सिंहल के ड्राइंग रूम में कहा। एक बार ए गमे दिल सुना दो, मिसेस सिंहल मुस्कुराई। घर लौटते हुए वर्षा सोच रही थी, वह बीए की सामान्य छात्रा है, उसकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े लोग उसे अपने घर में घुसने देते हैं, चाय का प्याला देकर हंसकर बात करते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो किस लिए? पिछले सप्ताह ही कार्यकारिणी समिति के सभापति छगनलाल जी ने दिव्या को खाने पे बुलाया था। जिस गेट से अंदर घुसते हुए प्रोफेसर उप्रेती जैसे लोगों की टांगे कांपने लगती हैं, उसी गेट से वर्षा को आते हुए देखकर परिवार की बहू हंसते हुए बरामदे में निकल आती थी। आओ वर्षा, तुम्हारे भाई साहब ने गाड़ी भेजी थी तुम्हारे घर। माँ ने बताया कि वर्षा तो घंटा भर पहले ही निकल गई। सर्जेंट के हल्के स्वर में जोड़ा, किसी मयंक दत्त से मिलने जाना था। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ है, वर्षा मुस्कुराई। गृहस्वामी ने हंसकर अपने पास बिठाया। छगनलाल जी ने गर्व से घोषणा की, वर्षा कॉलेज का अभिमान है। एक छात्रवृत्ति की कोशिश के सिलसिले में किशोर को शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र चाहिए था। पिता 3-4 चक्कर लगा चुके थे पर अधिकारी तक नहीं पहुंच पाए। वर्षा गई तो चपरासी ने रुखाई से कहा, साहेब बिजी हैं, अपना नंबर लगाइए। वह बरामदे में बेंच पर बैठ गई जहां लगभग 1 दर्जन लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। 10-15 मिनट बाद सामने से निकलता एक नौजवान कलर का अचानक ठिठका, आप वर्षा जी है ना? उसके हामी होने पर उसने कष्ट करने का कारण पूछा। फौरन साहब के कमरे में गया और 1 मिनट के बाद बुलाहट हो गई। 10 मिनट में टाइप किया हुआ प्रमाण पत्र उसके सामने था। उसके धन्यवाद देने पर अधिकारी मुस्कुराकर बोले, कलाकारों से मिलकर किसी प्रसन्नता नहीं होती। रंगमंचीय आलोक वृत्त में प्रदर्शित होने से ऐसे उपयोगी गौण उत्पादन भी होते हैं। यह जानकर वर्षा को भी प्रसन्नता कम नहीं हुई। माँ की बीमारी की टाइमिंग का आध्यात्मिक न्याय के समान थी। वर्षा को पुस्तकालय का काम करते हुए 2 ही दिन हुए थे कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। रक्तचाप, दमा और दुर्बलता पहले से थी, अब यह रहस्यमय किस्म का बुखार आ गया था। जिस घर के जीवन में कोई तर्कशीलता न हो, वहां अगर गृहस्वामी के ज्वर का तापमान अतार्किक ढंग से ऊपर नीचे हो जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वर्षा को नहीं हुआ और उसने चुपचाप रसोई का उत्तरदायित्व भी संभाल लिया। वह 5 बजे उठ जाती, माँ को चाय, दवाई और पथ्य देती, 8 बजे तक खाना तैयार करती, फिर नहा धोकर टॉफियों के एक पुराने डब्बे में 2 पराठे रखकर कॉलेज को निकल जाती। 9 से 5 तक का समय श्रम साध्य होते हुए भला और मनभावन था। वह पुस्तकों के संसार में थी जहां जीवन एवं चरित्र की
तर्कशील गति होती थी। तेज धूप व लू के थपेड़े के कारण खिड़कियां बंद और पर्दे खींचे रहते। वह गहरी खामोशी में पंखे की मध्यम हवा के नीचे किताबों के पन्ने पलटती और बंडल छांटती जाती। दिन के ये 8 घंटे उसे सुकून से भर देते। शाम को घर पहुंचने पर वह फिर रसोई में जुट जाती। माँ को दवाएं व पथ्य देती, सबके खाने के बाद झिल्ली के साथ बर्तन मांजती। नहाकर जब वह अपने बिस्तर पर आती तो 10 बज जाते। किसी किताब के 4 पन्ने पलटने के बाद ही आंख झपकने लगती। इम्तिहान खत्म होने पर दिव्या लखनऊ चली गई थी। वह भरसक अपने को कड़ा रखने की कोशिश करती, पर दिव्या का न होना चुभता। वह आंखें मूंदे हुए उनके ताजा पत्र को अपने वक्ष पर रख भींच लेती और उनके स्पर्श व देह की गंध महसूस करने का यत्न करती। फिर अपनी कमजोरी पर खींच पत्र तकिए के नीचे रख देती। अरे भैया नमस्ते। एक शाम जब वह लौटी तो माँ के साथ महादेव भाई बैठे थे। उत्तर में अच्छी तो हो, पूछा और कुछ खोज भरी दृष्टि से देखा। बड़े बहू क्यों मेरी अर्थी उठने के बाद लाओगे? माँ ने अपनी चिरंतन महत्वाकांक्षा दोहराई। 2 दिन के लिए आए भाई लंबी कोशिश के बाद शाहजहांपुर में अपना तबादला कर लेने में सफल रहे थे। इसी महीने आदेश आ जाने की बात थी। माँ को देखने डॉक्टर टंडन आए। उन्होंने कह दिया कि यह पहले जैसी भागदौड़ न करें, अब इन्हें आराम और शांति की जरूरत है। तबादला और अस्वस्थ माँ, यह ऐसे 2 तत्व थे जिन्हें पिता एवं भाई के शिखर सम्मेलन में 54 सुल्तानगंज की भावी रणनीति की संशोधित करने के लिए मजबूर किया गया। हफ्ते भर बाद जब वह इतवार की भाएं भाएं करती दोपहर को एक उपन्यास से काटने की कोशिश कर रही थी तो झिल्ली हाथ में एक तस्वीर लिए हुए कान खुजाती हुई आई। अम्मा ने पूछा, कैसी है? अपने संभावित वर्ग की आशंका से पल भर को सिलबिल का दिल कांप गया, पर तस्वीर किसी लड़की की थी। नकली फूलों के गमले के पास कुछ परेशान सी खड़ी थी। माँ को मेरी सेवा स्वीकार है, पर मुझसे संवाद नहीं, सोचते हुए उसने तस्वीर लौटाई। अच्छी है। मई के अंतिम सप्ताह में उसने अपने गिने चुने कपड़े तैयार कर लिए। एक शाम को लौटते हुए वह दिव्या के बंगलियों से छोटा सूटकेस ले आई तो पिता ने भौहें टेढ़ी करके उसकी ओर देखा। यह क्या है? अभिप्राय समझते हुए भी उसने करवाहट में कह दिया, सूटकेस है। यह तो मैं भी देख रहा हूँ, अभी अंधा नहीं हुआ, पर यह लाई क्यों हो? पिता को सिलविल की भावी लखनऊ यात्रा का भान था, फिर भी सवाल पूछा गया। 2 जून को मुझे लखनऊ जाना है। शर्मा जी ने वर्षा को एकटक देखा। इस लड़की की उच्च श्रृंखला की कोई सीमा भी है? माँ की हालत तू जानती नहीं, झिल्ली अकेले रसोई संभाल लेंगी? उन्होंने झल्लाकर पूछा। मैंने महीने भर के लिए महाराजिन का बंदोबस्त कर दिया है। पिता स्तब्ध रह गए। महाराजिन? कौन महाराजिन? मोती पुल की चमेली। वह 1 तारीख से 2 जून की रसोई कर जाएगी, वर्षा ने स्थिर स्वर में कहा। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? यहाँ पैसे पैसे के लाले पड़े और तू है कि? सिलबिल ने बात काट दी। पैसे मैं दूंगी, 60 रुपए। पहली को मुझे कॉलेज से मिल जाएंगे। हा हा हा, धन्ना सेठ बनी है? पिता भड़के। बहुत हो गई रामलीला, चुपचाप बैठ घर में। मुझे जाना है, जून में ड्रामा है वहां। पिता क्रोध से कांपने लगे। सिलबिल, मेरा हाथ उठ जाएगा तो दूर हो जा मेरी आंखों से। सिलबिल ने पिता को इतने आक्रोश में पहली बार देखा था, पर उसे डर नहीं लगा, सिर्फ वितृष्णा हुई। वह अपने दांत सख्ती से दबाती ऊपर चली गई। अगले दिनों में घर में ऐसा तनाव रहा कि अगर तिल्ली दिखाओ तो विस्फोट हो जाए। वर्तक्षणा की व्यवस्था में माँ को उससे सीधे बात करनी पड़ी। देखो तो कुलक्षणी को, अब बुढ़ापे में मुझे कुजात के हाथ का ठुसाएगी। अरे नासपीटी, भले हैं तेरे बाप भाई, कोई और होता तो दुर्मुठ से कूट के रख देता। मेरे भाग फूटे जो नहीं रही पिंतो बुआ, नहीं तो पैदा होते ही टेटुआ दबा देती। जहाँ तक पिछली पीढ़ी के संयुक्त परिवार की परंपरा का प्रश्न है तो उसमें बिंतो बुआ की एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका थी। वह सौर गृह में ही कुछ गिनी चुनी सांसों के बाद नवजात कन्या का जगत विसर्जन कर देती थी। विज्ञजनों का अनुमान था कि उन्होंने लगभग 35 आपदाओं से परिवार को विमुक्ति दिलाई थी। अगले 1 वर्ष में माँ के इस मर्मस्पर्शी पछतावे में परिवार के अन्य वयस्क सदस्य भी शामिल हो गए। 2 जून को सुबह 9 बजे सिलबिल हाथ में सूटकेस लिए जीने से उतरी। यह देख झिल्ली और किशोर आशंका के मारे रुआंसे हो गए। फूलवती महोबे वाली से कुछ कहते कहते अटक गई। स्तंभ माँ पर एक निगाह के साथ सिलबिल सामने रुकी, हाथ का कागज और 100 के 2 नोट पैताने रखते हुए बोली, यह लखनऊ का पता है और कुछ रुपए, 6-7 जुलाई तक लौट आऊंगी। अरे सुनते हो? ऊंचा बोलने के कारण माँ की आवाज फट गई। बैठक में बाहरी दरवाजे की सांकल लगी थी। पिता कुर्सी पर बैठे थे, एक पोथी सिल रहे थे जो पत्नी का स्वर सुनकर उन्होंने मेज पे रख दी थी। सिलबिल को भीतर से आते देख वह क्रोध से दहाड़े। सिलबिल, सांकल को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा, मुझे जाना है। सिलबिल का स्वर स्थिर था। बहुत जोम चढ़ गया है तुझ पे।
अभी पिता सिलबिल पर झपट ही रहे थे कि दहलीज तक आई झिल्ली बुक्का फाड़कर रो पड़ी। इतने दिनों से घूट घूट कर अपना आक्रोश पीते आ रहे पिता का थप्पड़ बहुत तीखा था। आघात से सिलबिल का मुंह तिरछा हो गया। हाथ छूट जाने से सूटकेस नीचे की लुढ़क पड़ा। सिलबिल को अपनी कनपट्टी पर सुलगती झंझनाहट महसूस हुई। उसने पिता को आग्नेय दृष्टि से देखा, जिसमें चुनौती का धिक्कार था। वह फिर सूटकेस के लिए झुकी और पिता का हाथ फिर ऊपर लहराया। जिज्जी को मत मारो दद्दा, किशोर नपुंसक क्रोध के दर्द से रो पड़ा। तब तक पिता का हाथ क्रियाशील हो चुका था। दूसरे तमाचे के बाद सिलबिल की आंखों में आंसू आ गए, पर वह रोई नहीं। पहले के सख्त भाव के साथ एक कदम बढ़ाकर उसने सांकल खोल ली। अगर तूने बाहर पांव रखा तो फिर घर में नहीं घुस सकती। शारीरिक प्रहार के बाद अब उनके स्वर में क्रोध की सघनता नहीं रह गई थी। सिलबिल कहाँ चली? अनुष्टुप ने गुहार मचाई, पर सिलबिल बाहर निकल गई। सिलबिल का केस अब होपलेस हो गया है, इस घटना की जानकारी मिलने पर महादेव भाई ने टिप्पणी की थी। आज यहीं तक की कथा सुनते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें। बाय बाय।